सो हेलो पीपल, दिस इज़ योर चैनल सी टी वी एंड आज इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। इसके पहले जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कंसेप्ट अपलोड करा था, ठीक है, वो कंसेप्ट अपलोड करने के बाद अब हम क्वेश्चंस करते हैं। वो कंसेप्ट अराउंड लंबा था, जिसको एट ए स्ट्रेच वो सारे कंसेप्ट को एक बार में देखना हो तो प्लीज़ वो रेफ़र कर लीजिएगा। अदरवाइज़ जो है हम ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन करने में जो हमको रेलेवेंट पोर्शन मिलेगा समझने का, ठीक है, इधर भी हमको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, तो कैलकुलेशन करते करते हम उस कंसेप्ट को समझ लेंगे, ठीक है। सो इन्हें किसी देर से हम जो है स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले आता है कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का क्वेश्चन है। तो हम अगर बात करें तो सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही हमसे पूछा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो एक बार मैं आपको बता दूं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, या तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, ठीक है, या तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2 जो हमने पढ़ा था, ठीक है। यू तो कैपिटल एम्प्लॉयड असेट में से लायबिलिटी माइनस करो, और वो असेट भी जो होती है वो रेक्टिफाइड असेट होती है, ठीक है, रिवैल्यूएशन रेक्टिफाइड और चेंज CRR, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो टाइप का, ठीक है। चेंज इन दी अकाउंटिंग पॉलिसी जो भी है रेक्टिफाइड और रिवैल्यूड एसेट लेते हैं, एंड जो है, ठीक है, तो ये और वो भी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है वो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। तो ये जो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं तो ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ठीक है, और CRR का हमको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम निकालते हैं वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, या तो एक तरीका ये है, या तो दूसरा तरीका है कि क्लोजिंग में से हम रेक्टिफाइड पैट को माइनस करेंगे। ये जो है उसके रिस्पेक्ट में हम जो है जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो हम समझेंगे, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमने बात कर दी, असेट में से लायबिलिटी माइनस करना है, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की इन्फॉर्मेशन में पूरा बैलेंस शीट इन्होंने दे के रखा है, ठीक, और बैलेंस शीट देने के बाद इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट बताए। सबसे पहले नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ऐसा बता के रखा है। ये नॉन ट्रेड है, हमको तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना है, तो हमको तो ऑपरेटिंग कैलकुलेट करना है ना, तो ये इन्वेस्टमेंट से ऐसे कनेक्ट हो गया, ये इन्वेस्टमेंट और ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये याद रखना इन्वेस्टमेंट है, इसलिए हाईलाइट कर लो उधर ही, ठीक है। बैलेंस एज ऑन 1/4/16, अब 1/4/16 का बैलेंस दे के रखा है। अगर हम बात करें तो या तो एक तो होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ठीक है, एक तो वो हो गया हमारा बैलेंस, एक तो वो हो गया तरीका जब 2 साल का डेटा दे के रखे हो। अब इधर 2 साल का डेटा तो है नहीं, तो हमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पे ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और इलस क्वेश्चन नंबर 2 के पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम समझेंगे कौन सा क्वेश्चन है, वो शायद एसेट वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जो है इसमें बैलेंस देके रखा है 1/4/16 का, तो P&L का बैलेंस देके रखा है, जनरल रिजर्व का बैलेंस देके रखा है। अब ये बैलेंस 1/4/16 का इसलिए देके रखा है क्योंकि देखो स्टार्टिंग का बैलेंस और एंड का बैलेंस भी देके रखा है P&L और जनरल रिजर्व का, तो इसको ही हाईलाइट कर लिया क्योंकि इस पर एडजस्टमेंट है। ये जो डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस होता है हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट, और करंट ईयर का प्रॉफिट है तो हम उसका हाफ करके माइनस करते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से, तो जो है हमारा वो रेक्टिफाइड पैट आता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमको याद रखनी चाहिए, या तो देखो ऐसे केस में हम रिबॉन्डिंग बना लो, जब भी कैपिटल एम्प्लॉयड है तो ये 3 चीज़ अपने साथ रखना, एक तो ऑपरेटिंग होना चाहिए, रिवैल्यूड होना चाहिए, आर से है रिवैल्यूड, और रेक्टिफाइड होना चाहिए। तो ऐसे करते हुए ORR करके याद रखना ताकि आपको बार बार वो हिट करे, ठीक है। तो सबसे पहले असेट में से लायबिलिटी माइनस होती है, तो हम अपनी सारी असेट को, ठीक है, ऐड ऑन कर दो, तो सारी असेट को ऐड ऑन कर लेंगे हम, तो हमको तो कोई सी भी असेट नहीं मिल रही है जिसको हम ऐड ऑन नहीं करें। अब बात ये आती है कि हमको तो जो ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, ठीक है, तो जो बोल के रखा है एक्सप्रेसली कि ये तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो वो इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, ठीक है। तो 10 लाख में से वो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है 20% हमने माइनस करा और सारी एसेट को ऐड कर लिया। तो जब हमारा जो है 147.80 है और 10 में से जो है 2 नॉन ट्रेड है, तो 2 माइनस करके हमारा 145.8 आया, तो हमारा टोटल एसेट एज पर बैलेंस शीट 145.8 आया। अब हमको लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है, राइट, तो हम लाइबिलिटीज़ माइनस करते हैं, ठीक है, ओके। ये बेटर तरीका है समझाने का, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे स्प्लिट स्क्रीन में क्वेश्चन भी देगा और साथ ही साथ हमारे पास आंसर भी देगा। तो ये हमारी एसेट्स हो गई। रही बात आती है लाइबिलिटीज़ की, तो हमें जो है लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है। लाइबिलिटीज़ में याद रखना, ठीक है, हमको लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है, तो देखो चेक करो लाइबिलिटी कौन सी है, शेयर कैपिटल नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस, देखो रियल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ माइनस करनी है, तो रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, वो भी माइनस नहीं होगा। सिक्योर लोन, हाँ वो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो 16% डिबेंचर हमारा माइनस हो गया,
टर्म लोन हमारा 18 लाख माइनस हो गया, कैश क्रेडिट माइनस हो गया, ट्रेड रिसीवेबल जो है ट्रेड पेबल वो माइनस हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन माइनस हो जाएगा, ये माइनस हुए। साथ ही साथ डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो डिविडेंड पेबल ऑन इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, तो ये तो हमारी कोई लाइबिलिटी होती नहीं है, तो ये माइनस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी माइनस नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा जो लाइबिलिटी वाला पोर्शन है वो हम माइनस करते हुए देखें तो इस तरीके से ये सब चीज़ें माइनस हुई है, ठीक है। और ये माइनस होकर जो है हमारा लाइबिलिटी का अमाउंट आया 45.40 और कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 100.40। ये हमारा हो गया खत्म, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ठीक है। और 31/3/17 क्योंकि 31/3/17 का डिटेल देकर रखा है। नोट करना, लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में कोई स्पेसिफिक पॉइंट की बातें करी है कि नहीं करी। देखो, जब तक स्पेसिफिक बोल के नहीं रखे ना क्वेश्चन में, तब तक हम ये मानेंगे कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट हो रहा है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो पर अगर फिर वही बात आती है कि आप एनआरआर देखो, अगर एनआरआर गिवन इन द क्वेश्चन इज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, तो ऐसे केस में आपको जो प्रेफरेंस कैपिटल को भी लाइबिलिटी बना के उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआर ही आपको जो है इक्विटी शेयर होल्डर का दिया हुआ है, तो आपको फिर कैपिटल एम्प्लॉयड भी वैसे देखना पड़ेगा, ठीक है। और टेंजिबल कैपिटल एम्प्लॉयड की हमने बात कर ही ली थी, ठीक है। तो ये हमने लाइबिलिटी माइनस करा। अब ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। रेक्टिफाइड पैड अब हमको माइनस करना है। अब हमको समझना पड़ेगा कि रेक्टिफाइड पैड क्या होता है। रेक्टिफाइड पैड में हमने समझा था कि जो रेक्टिफाइड पैड होता है वो हमारा करंट ईयर प्रॉफिट होता है। अब करंट ईयर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था 12 + 19.50 और करंट ईयर में हमारा जो प्रॉफिट है 8.20 और 6.50, तो ये करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। तो हमारा पुराना प्रॉफिट कितना था, हमारा पुराना प्रॉफिट अगर हम बात करें तो हमारा पुराना प्रॉफिट था, ओपनिंग प्रॉफिट था हमारा 8.20 और 6.50। तो 8.20 + 6.50 हमारा टोटल 14.7 होता है प्रॉफिट। और करंट ईयर में है प्रॉफिट, ये करंट ईयर का हम बैलेंस देखें तो वो बैलेंस हो गया है 12 और 19.5। तो पुराना बैलेंस था हमारा 14.7, अब करंट बैलेंस हो गया है हमारा 12 + 19.5, करंट बैलेंस 31.5 हो गया। तो करंट बैलेंस में से हमने पुराना 14.7 माइनस किया तो 16.8 हमारा प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा कि आरपैट कवर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ये तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था 16.8, ये 10.9 डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को भी ऐड करो तो इस तरीके से 27.7 आता है हमारा प्रॉफिट। उसका हाफ करेंगे और उसका हाफ करेंगे तो 30.85 आएगा। इस तरीके से हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होगा। तो याद रखना कि हमें जो है आरपैड में करंट ईयर प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। पर हाँ, ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये इधर करेक्टेड नहीं है। मई 17 में और नवंबर 19 एग्जाम में जो आया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उधर करेक्टेड आया था क्वेश्चन। ये इधर पीएम में इसका सॉल्यूशन में एक एरिया पे रॉन्ग डिजिट एंटर्ड है, ठीक है। चलो देखते हैं। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट का, देख रखा है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ और एसेट देख रखी है। इतना पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तो एडजस्टमेंट पे आते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है, सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। तो फिक्स असेट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने पढ़ा था ORR, ऑपरेटिंग रीवैल्यूड और रेक्टिफाइड। तो रिप्लेसमेंट वैल्यूज है वो देके रखी है, फिक्स असेट की देके रखी है। चलो फिक्स असेट पे टिक मार्क कर लो, फिक्स असेट में टिक मार्क कर लिया, फर्स्ट वाला पॉइंट फिक्स असेट के लिए है, ठीक है। चलो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं, दूसरे पॉइंट पे ये है कि रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड ऑन द फिक्स असेट। ये भी डेप्रिसिएशन, ये भी फिक्स असेट के ऊपर है, लिख लिया हमने दूसरा पॉइंट, ये भी फिक्स असेट के ऊपर है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इतना करा है, सिर्फ प्लेसमेंट करना। इन्वेंट्री है 50% इन्वेंट्री है, 120% ऑफ बुक वैल्यू है, ठीक है। अभी इन्वेंट्री के ऊपर है तो थर्ड इन्वेंट्री के ऊपर डाल दिया हमने। फोर्थ है हमारा ट्रेड रिसीवेबल, फोर्थ हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोर्थ है तो इधर इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेस्टमेंट तो कुछ दे के नहीं रखा है, हाँ दे के रखा है 10% इन्वेस्टमेंट, तो इधर फोर्थ पॉइंट डाल दिया। तो ऐसा करता है वो आप तो पॉइंट डाल दो, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल पे 5वां पॉइंट है, ट्रेड पेबल पे 6ठा पॉइंट है, तो यही ट्रेड रिसीवेबल पे जो है हमारा 5th पॉइंट है, ट्रेड पेबल पे हमारा जो है 6th पॉइंट है। 1 सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ, तो ट्रेड पेबल पे हमारा जो है 6th पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब
प्रॉफिट फॉर द 2016-17 इंक्लूडिंग 60 लाख ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी थोड़ा सा वो एबनॉर्मल, ठीक है, ये क्योंकि ऑपरेटिंग आगे तो होने से रहा, ठीक है, तो अपन करते हैं ना फ्यूचर मेंटेनेबल NOC प्रॉफिट, तो फ्यूचर मेंटेनेबल का नॉर्मल ऑपरेटिंग और करेक्टेड प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये तो सब्सिडी है, तो ये भी FMP में आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 125 लाख है जो राइट ऑफ हो गए टू द PNL अकाउंट इन द करंट ईयर। एन एक्सपेंडिचर वॉज नॉट लाइकली टू रिकर, उसको पता है कि रिकर नहीं होने वाला है, ठीक है। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट प्री टैक्स है, तो प्री टैक्स है आर लाइकली टू बी हायर बाय, या आगे हायर हो सकता है 10% से। टैक्स रेट देकर रखा है 16-17 का, और इफेक्टिव फ्यूचर टैक्स रेट 40 है, तो वो हमको याद रखना पड़ेगा कि ये तो 50% है, फ्यूचर टैक्स रेट 40% है, तो आगे मेंटेनेबल 40% से हिसाब से चलेगा। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देकर रखा है, ठीक है। वन ऑफ द डायरेक्टर, ये हो गया, वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अरविंद फियर डैट कंपनी डज नॉट इन्जॉय द गुडविल, उनको ऐसा लग रहा है कि कंपनी गुडविल इन्जॉय नहीं कर रही है। तो आप पहले ये देखो कि गुडविल है कि भी नहीं है, ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो क्रिटिकली एग्जामिन दिस एंड एस्टैब्लिश वेदर पॉपुलर लिमिटेड हैज़ और हैज़ नॉट गुडविल, क्या पॉपुलर लिमिटेड के पास गुडविल है कि नहीं है, ठीक है, हैज़ और हैज़ नॉट गुडविल, तो गुडविल है कि नहीं है, ठीक है। इफ़ योर आंसर व पॉजिटिव, कि कभी गुडविल निकल जाता है, जो कि निकलेगा, अगर आंसर पॉजिटिव है ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल, शो द एवरेज इफेक्ट इट हैज़ ऑन द कंपनी रिजल्ट, इसका एवरेज इफेक्ट ऑन द कंपनी रिजल्ट, ठीक है। तो इसका लेवरेज एवरेज का इसका लेवरेज इफेक्ट बताना है ऑन द कंपनी रिजल्ट। 1 सेकेंड। इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न 12% है, और लॉन्ग टर्म फंड इन इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न वॉज 12% ऑन लॉन्ग टर्म फंड एंड 15% ऑन इक्विटी फंड। सो अब सबसे पहले गुडविल निकालने के लिए हमने जो एक बेसिक सी चीज़ पढ़ी थी वो ये है, तो बेसिक सी चीज़ ये है कि यार आपको ये 3-4 चीज़ें कैलकुलेट करनी ही पड़ती है। कौन सी 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, हमको कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करना पड़ता है, और इधर NRR तो दे के रखा है 15%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे के रखा है 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न आर डिफरेंट। तो ये लिख दिया है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इंडस्ट्री रिटर्न डिफरेंट होता है। अब क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम FMP कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हमको क्या देखना है, FMP, तो FMP याद रखना है, FM के साथ में हमको NOC लिखना पड़ेगा, तो फ्यूचर मेंटेनेबल, ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल नॉर्मल ऑपरेटिंग और करेक्टेड प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, तो पहले हम हमारा पास्ट प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है, पास्ट प्रॉफिट देख लेते हैं, ठीक है। तो पास्ट प्रॉफिट कितना है, तो अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो हमको देखना पड़ेगा हमारा पास्ट प्रॉफिट, ठीक। सो देखा जाए तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनफैक्ट हमारा प्री टैक्स प्रॉफिट होता है, और प्री टैक्स प्रॉफिट क्या, अगर पोस्ट टैक्स भी हो तो उसको हम प्री टैक्स कर देंगे और फ्यूचर टैक्स रेट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो तो ठीक है। और जो मैं बोला था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में पास्ट प्रॉफिट होता है, आई मीन टू से डैट कि जो लेटेस्ट प्रॉफिट है वो कितना है, तो लेटेस्ट प्रॉफिट है, फिर उसके बाद हम पास्ट प्रॉफिट से उसका ट्रेंड पता करेंगे। जो लेटेस्ट प्रॉफिट की बात करें तो वो ऐसा है कि इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, ठीक है, तो जनरल रिजर्व का इंक्रीज जो ये 25 है, और PNL का इंक्रीज जो 30 है। तो अगर हम देखें 25 + 30, ये हुआ हमारा मेंटेन को, हमको रेक्टिफाइड पैट की बात नहीं करो, मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात करो, तो ये हो गया हमारा 55, ठीक है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दोनों आते हैं, ठीक है, भले रेक्टिफाइड हो, पैट हो और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो, दोनों में नाम में चेंज है पर नेचर तो दोनों का सेम रहेगा ना, प्रॉफिट तो दोनों है, ठीक है। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो डिविडेंड हमारा जो पेबल था, ठीक है, ये जो 100 का पेबल था वो तो पे हो गया होगा, पास्ट डिविडेंड जो है वो तो पे हो गया होगा, करंट में इतना पेबल है 125, एंड सिंस 125 डिविडेंड पेबल है तो हमें करंट ईयर का डिविडेंड जो हमारा पेबल है वो लेना पड़ेगा। तो इसको भी लिख लिया गया है कि करंट ईयर डिविडेंड पेबल विल बी टेकन। तो इस तरीके से जो हमारा जो है प्रॉफिट है वो 180 आता है। अब पॉइंट ये है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट प्री टैक्स आर लाइकली टू बी हायर बाय 10%। ये बोला है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो हमारा प्री टैक्स है ना वो हाई हो जाएगा 10% से। तो अभी हमारा जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, अभी तो फ्यूचर मेंटेनेबल की बात नहीं कर रहे, जो भी हमारा जो प्रॉफिट आया है वो सिंपल सा प्रॉफिट है, ये तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ही होगा, इसलिए बोला था प्रॉफिट तो आफ्टर टैक्स ही होता है। और ठीक है, अब आफ्टर टैक्स है तो पहले उसको प्री टैक्स तो करें,
प्री टैक्स करेंगे तो अभी ओल्ड टैक्स रेट कितना है, और आपको याद हो तो ये बात हुई थी अपनी नोट्स में भी कि जो हमारा प्री टैक्स होता है ना, प्री टैक्स में से पहले हम ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से माइनस करते हैं, पहले ओल्ड टैक्स रेट के हिसाब से उसको पहले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि वो आफ्टर टैक्स है, ओल्ड टैक्स रेट इसमें ऐड हो जाता है। रही बात है इधर, तो टैक्स रेट 16-17 में 50% है, ठीक है। तो हमारा जो है प्री टैक्स वो 180 है, और 180 डिवाइड बाय 50% करा हमने, तो हमारा 360 आया। ये हमारा बाकायदा आया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम रेक्टिफिकेशंस करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने जस्टिफाई किया है कि ये जो प्रॉफिट है वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल, नॉर्मल ऑपरेटिंग और करेक्टेड, ये आप हर एक लाइन में लिख देना, फ्यूचर मेंटेनेबल, ये सब ना डिविजिबल है, फ्यूचर मेंटेनेबल, नॉर्मल ऑपरेटिंग और करेक्टेड, ठीक है। अब देखते हैं सारे एडजस्टमेंट, रिप्लेसमेंट वैल्यूज़, ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वैल्यूज़ है, ये तो फिक्स एसेट का है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो 5% है डेप्रिसिएशन, ठीक है। सो ये हमारा हुआ, देखो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्टेड ऑन फिक्स एसेट 5% है। अब मुझे बताओ, जब आपने अगर रिप्लेसमेंट करा है, ठीक है, तो 1250 हुआ है, आपकी असेट की वैल्यू 650 थी, वो 1250 हुई है, तो 1250 में से 650 माइनस करें तो आता है हमारा 600। तो ये जो अपवर्ड वैल्यूएशन है उसका 5% जो है 30, ये 30 हमारा डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है। ये जो डेप्रिसिएशन है माइनस होगा, क्योंकि ये रिवैल्यूड हो गया ना, अब आगे इसी रिवैल्यूड अमाउंट पे रहेगा। ये डेप्रिसिएशन जो है 30 का, ये 30 का डेप्रिसिएशन इधर का है माइनस, ठीक है, ये हमने माइनस किया, ठीक है। अब बात ये आती है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूड एसेट वो माइनस होता है, क्या उसको नोट्स में हमने इनकॉर्पोरेट करा है कि नहीं करा है। नोट्स का अगर हम देखेंगे 9th वाला पॉइंट, तो उसमें बोल कर रखा है कि एडिशनल डेप्रिसिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब ये जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, बाकायदा इसको उसने माइनस किया है, इसको एडजस्ट किया है, ठीक है। और अल्टरनेटिवली मई 17 में ऑप्शन ये था कि एडिशनल डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर सकते हैं, एज्यूम करते हुए कि जो ये तो एप्रिशिएटेड वैल्यू है, ये तो वैल्यूएशन पर्पस के लिए है, इसकी अकाउंटिंग क्यों कर रही है, तो सिर्फ वैल्यूएशन पर्पस के लिए है, इसकी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो एप्रिशिएटेड वैल्यू है आपकी, वो सिर्फ वैल्यूएशन पर्पस के लिए, इसकी अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है, हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन पे हमारा पॉइंट रखा। आती बात कि 50% ऑन इन्वेंट्री, अगर हम समझे नोट्स की बात करें तो 50% ऑफ इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड 120% ऑफ बुक वैल्यू इन्वेंट्री, ठीक है। और हमने जो बात करी थी कि रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी को लेते हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी को लेते हैं। सी रिवैल्यूएशन हम फिक्स एसेट का भी कर रहे हैं, ठीक है, इधर रिवैल्यूएशन जो हो रहा है वो फिक्स एसेट का भी हो रहा है, तो फिक्स एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं लिया है, उसका जो इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पे आ रहा है वो हमने लिया बाकायदा। तो रिवैल्यूएशन करंट एसेट और लायबिलिटी का होता है, तो करंट एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन तो हम लेंगे, ठीक है। तो 50% इन्वेंट्री वैल्यू टू बी 120% ऑफ बुक वैल्यू, तो 50% इन्वेंट्री है, तो हमारी इन्वेंट्री जैसे 300 है, 300 का 50% है हमारा 150, 150 का 120% से मल्टीप्लाई करें तो आता है 180। तो एक तरीके से जो हम बात करें, ठीक है, बुक वैल्यू का 120% है, तो एक तरीके से 30 जो है हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज हुआ है। तो अगर हम बात करें तो यही इन्होंने किया है कि करंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में बाकायदा इन्होंने 2 साल का कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। तो वो 2 साल का जो कैलकुलेट कर रहे होंगे वो तो कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से कर रहे होंगे कैलकुलेट, पर हमें तो अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात करनी है। तो सी हमारा जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ है अराउंड 120% ना, ठीक है ना। तो अगर बात करें तो 50% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूड एट 120%। अब इधर तो बोथ सबकी दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेंट्री में ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारी, ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारी 226, 260, 260, तो 260 का कितना परसेंट, उसका 50% मतलब 130, 130 जो हमारा इन्हेंस हो गया है, इन्हेंस हो गया 120% से, मतलब कि 26 ओपनिंग में बढ़ गया, राइट। और जो है हमारा जो है 300, तो 300 को जो है 300 को इसका आधा डिवाइड बाई 2 जो है इसको 120% से बढ़ा, तो इसको क्लोजिंग हमारा 30 से बढ़ा, ओपनिंग 26 से बढ़ा, तो एक तरीके से क्लोजिंग हमारा 30 से बढ़ा, हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, ठीक है। तो ये रिवैल्यूएशन ऑफ करंट एसेट एंड लायबिलिटी में हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हमारा प्रॉफिट इधर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट रिवैल्यूएशन इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है और हमारा प्रॉफिट ऐड हो गया, राइट। इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, हमारा प्रॉफिट ऐड हो रहा है। तो टिक मार्क कर लेते हैं, जो पोर्शन हमने कवर कर लिया, ये पोर्शन हमने कवर कर लिया, ये भी पोर्शन हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो हमने दोनों को टिक मार्क कर लिया, ठीक है। तो हम टिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है।
ये हमने ओवर हो गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन ये हमने कर लिया, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट ये हमने कर लिया। चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्या बोल रहे हैं कि इन्वेंट्री 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट व ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और 50% इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, इसका फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब आती है बात हमारी ट्रेड रिसीवेबल की। तो क्या बोला है इसमें कि ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2017 इंक्लूड फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल, इसमें फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्लूड है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्लूडेड $35,000 इन द बुक्स। 31/3/17 क्लोजिंग की बात करें, $33 है, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट 39 हो गया। तो 35,000 जो है हमारा वो 4 से बढ़ गया, तो ये हमारा हो गया 1,40,000। कायदे से देखा जाए तो 35 हो गया 39, तो देखे तो ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, और 1,40,000 बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारा 1.4 लाख जो है 1,40,000 जो है ये बढ़ गया है। तो हमने सारे एडजस्टमेंट देखे, हमने बाकायदा ये भी देखा, ये भी देखा। ठीक है, पर्टिकुलर हमने इन्वेंट्री का भी कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी देख लिया। इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल एम्प्लॉयड में आएगा। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल की हमने बातें कर ली है। ट्रेड पेबल की, ट्रेड पेबल में क्या हो रहा है कि अब ये भी जो है रिवैल्यूएशन है, ये चेंज इन, अगर आप देखें तो चेंज इन करंट एसेट है, तो आपका रिवैल्यूएशन इन करंट एसेट है, ये बिल्कुल आएगा। और हमारे नोट्स में भी ये इनकॉर्पोरेटेड है कि चेंज इन करंट एसेट आता है। फिर आती है बात ट्रेड पेबल की। तो ट्रेड पेबल में भी ऐसा है कि ट्रेड पेबल 31/3/17 का, तो ट्रेड पेबल 31/3/17 का इंक्लूड फॉरेन ट्रेड पेबल। इसमें फॉरेन ट्रेड पेबल है 60,000 के। ठीक है, तो 60,000 के फॉरेन ट्रेड पेबल है, 33 का था अब वो 39 का हो गया। तो 60,000 का फॉरेन ट्रेड पेबल है, अब वो 6 रुपये से और बढ़ गया, मतलब 3,60,000। तो कायदे से देखें 3,60,000 हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, इस पर इम्पैक्ट आया। तो और प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, फॉर द ईयर 2016-17 इंक्लूडेड 60 लाख, जो हमने बात करी थी गवर्नमेंट सब्सिडी की। ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट है, ये तो एबनॉर्मल है, सब्सिडी रोज थोड़ी ना मिलती है। ये माइनस होगा क्योंकि वो लाइकली तो ऑकर नहीं है, तो वो 60 माइनस होगा। फिर आती है बात की जो हमने बोला कि जो 50% इन्वेस्टमेंट है, 50% जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो आपको समझना पड़ेगा कि जो है 50% इन्वेस्टमेंट अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें जो 10% इन्वेस्टमेंट है, 10% इन्वेस्टमेंट मतलब उसका जो रिटर्न है 10%। तो अगर आप देखें अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, अगर वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसे केस में हमको 50%, अगर नॉन ट्रेड है तो ऐसे केस में जो 50% मतलब कि 250 का 50% हमारा 125 नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और 125 ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो फिर हम वो ही प्रॉफिट लेंगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का हम इनकम माइनस कर देंगे। तो 125% का जो 10% है, हमने वो 10% माइनस। फिर आती है बात कि ये जो सब्सिडी है, ये सब्सिडी हमारा जो है ये लेस हो जाएगा। फिर आती है बात, जब हमने ये सब एडजस्टमेंट कर लिए, मतलब हमने पास्ट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट सारे के सारे कर लिए हैं। फिर अभी अब हम देखते हैं आगे कुछ और आ रहा है क्या। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी आ गया, हमने ये भी देख लिया। फिर आती है बात कि 125 लाख ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वॉज रिटर्न ऑफ टू PNL। तो 125 लाख है, तो 125 लाख ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर वॉज रिटर्न ऑफ टू PNL इन द करंट ईयर। 125 लाख को रिसर्च एंड एक्सपेंडिचर जो था वो रिटर्न ऑफ कर लिया, और एक्सपेंडिचर जो है नॉट लाइकली टू ऑकर, तो भैया ऐसे एक्सपेंडिचर को रिटर्न ऑफ कर दिया है, पर ये नॉट लाइकली टू ऑकर, तो ये रिकरिंग थोड़ी ना है, तो ये रिकरिंग नहीं है, तो उसको भी ऐड बैक करो। ठीक है, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लाइकली टू बी हायर बाय 10%, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आखिरी में 10% से बढ़ जाएगा। बट इसके पहले जब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अगर आखिरी में 10% से बढ़ जाएगा, तो पहले हम इसके एडजस्टमेंट सारे कर देते हैं। ठीक है, जिसमें हम अगर बात करें तो इसके अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो हम इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं। तो ठीक है, हमने क्या इफेक्ट देखा कि भैया जो रिप्लेसमेंट है, ठीक है 1250 है, 1250 लाख है, ये 1250 लाख जो रिप्लेसमेंट है, ये 1250 ये हुआ है 650 का, 600 से बड़ा है, 600 का 5%। ठीक है, इसका 5% आया 30, ये 30 से जो है हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट देखें तो 30 से जो है हमारा 30 से हमारा जो है लेस, सॉरी ये 30 से लेस हो जाएगा, इन द सेंस कि ये रिवैल्यूएशन है एडिशनल डेप्रिसिएशन, 30 से एडिशनल डेप्रिसिएशन हमारा लेस हो जाएगा, राइट, एडिशनल डेप्रिसिएशन है। फिर इसके बाद बात आती है हमारी इन्वेंट्री की। हमने इन्वेंट्री की बात कर ली है, तो 50% इन्वेंट्री अगर हम देखें तो हमारी जो इन्वेंट्री का टोटल था, वो इन्वेंट्री का टोटल कितना था, वो 300 था। ठीक है, और 300 था और 260 था। ठीक है,
तो 260 का अगर हमने 50% कैलकुलेट करा और उसको 120% से एप्रीहेंड करा तो हमारा 26 रुपये ओपनिंग में बढ़ा है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि 26 रुपये ओपनिंग में बढ़ा है। और रही बात अगर हम करें तो 300 के इन्वेंट्री की, तो 300 की इन्वेंट्री में भी इसका 50% का 120% से हमने इन्हेंस करा है, तो हम इसका 30 बढ़ा है। जैसे कि इसमें इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है वो 4 से बढ़ा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी 4 से बढ़ गई है। तो हमने ये भी एंट्री कर ली, हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में भी एंट्री हमने कर ली है। ठीक है, फिर आती है बात हमारा 50% इन्वेस्टमेंट हमारा अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हमको ये समझना पड़ेगा कि 50% इन्वेस्टमेंट अगर हमारा ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट में 250 का 50%, 250 का 50% 125 है। 125 जो है हमारा 50% 125 हमारा नॉन ट्रेड है, तो उसका जो 10% है 12.5 ये भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम है। और हमें तो ऑपरेटिंग कैपिटल इम्प्लॉयड चाहिए तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो ये नॉन ट्रेड जो है हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमारा माइनस हुआ, जैसे कि इधर देख रखा है। फिर आती है बात नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की। अब ट्रेड रिसीवेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल में हमने यही बात करी कि जब हमारा ये करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी रीवैल्यूड होता है, तो 35 का 39 हो गया, करंट लायबिलिटी 33 का 39 हो गया। तो रिसीवेबल जब रीवैल्यूड हुआ है तो भैया वो भी ऐड ऑन हो जाएगा। जब रिसीवेबल बढ़ा है तो एक तरीके से जो है एक्सचेंज गेन हो गया अंडर ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, और अगर रिसीवेबल घटा है तो एक्सचेंज लॉस हो गया अंदर ट्रेड रिसीवेबल। तो इस तरीके से जो है हमारा ये इसका भी इम्पैक्ट हो गया। ये प्रॉफिट जो है गवर्नमेंट सब्सिडी वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी नॉट लाइकली टू ऑकर, तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी इधर हमने माइनस करा, तो गवर्नमेंट सब्सिडी भी इधर हमने माइनस की। ठीक है, आता है 125 रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो वो भी नॉन रिकरिंग है, तो वो भी हमने माइनस किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का। ठीक है, और फिर आती है बात कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट प्री टैक्स आर लाइकली टू बी हायर बाय 10%। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो हमारा प्री टैक्स है वो लाइकली टू बी हायर बाय 10% है। तो सबसे पहले हम ये तो देखें कि हमारा जो पास्ट प्रॉफिट है, पास्ट प्रॉफिट उसको हम एडजस्ट कर दें, जो हमने नोट्स में भी पढ़ा था, नोट्स में भी पढ़ा है कि पहले आप जो है प्री टैक्स को, पहले जो पोस्ट टैक्स को प्री टैक्स करो। ठीक है, तो फर्स्ट इज टू प्री टैक्स, देन हमें क्या करना है सेकेंड, उसके बाद रेक्टिफिकेशन करना है, थर्ड हमें फ्यूचर एडजस्टमेंट करना है। इसको ही इधर नोट डाउन कर लिया है कि पहले प्री टैक्स होना चाहिए, फिर उसको रेक्टिफिकेशन करो, फ्यूचर एडजस्टमेंट करो। अब यही बात है कि रेक्टिफिकेशन करने का फ्यूचर एडजस्टमेंट क्या है कि आगे 10% से बढ़ने वाला है, फिर 10% से बढ़ने वाला है, और फिर न्यू टैक्स रेट से हम इसे आफ्टर टैक्स करो। इसको अगर हम रिवाइज करें तो फ्यूचर एडजस्टमेंट करने के बाद हमने इसको पोस्ट टैक्स करा, नए रेट से, नया रेट जो है 40% है, और जो देख रखा है 40%, किधर देख रखा है वो 40%, ये इफेक्टिव फ्यूचर रेट है 40%। तो इस तरीके से हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। ठीक है, लंबा प्रोसेस था पर इस तरीके से हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब हमें कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करना है। कैपिटल इंप्लॉयड में से असेट में से लायबिलिटीज माइनस करो तो कैपिटल इंप्लॉयड आता है, और कैपिटल इंप्लॉयड में भी हमने पढ़ा था ORR, ऑपरेटिंग कैपिटल इंप्लॉयड, रेक्टिफाइड और रिवैल्यूड कैपिटल इंप्लॉयड होना चाहिए। राइट, तो अब हम बात करते हैं कैपिटल इंप्लॉयड की। ये हमारा हो गया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। NRR देख रखा हो, कैपिटल इंप्लॉयड हमको अब करना है। तो सबसे पहली बात, कैपिटल इंप्लॉयड जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि जो रिप्लेसमेंट वैल्यू है, सबसे पहले हम असेट में से लायबिलिटीज माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम असेट की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ फिक्स असेट है 1100 लाख और 1250 लाख। ठीक है, ये रिप्लेसमेंट वैल्यूज है, यही देख रखा है फिक्स असेट में। ठीक है, फिक्स असेट के 5500 650 है, तो 1100 1250 लाख है, हमने वही लिया है। ठीक है, अब 50% इन्वेस्टमेंट हमने रिप्लेसमेंट वैल्यूज़ ले ली। अब 50% इन्वेंट्री जो है 50% इन्वेंट्री जो है इस टू बी वैल्यूड 120% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, तो 50% इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। तो 50% इन्वेंट्री क्या है, जो भी हमने बात करी थी 50% इन्वेंट्री जब हम बात करें तो इस तरीके से जो है हमने ओवर किया है। और रही बात आई तो देखा जाए तो इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री का हमने वैल्यूएशन कर लिया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो इन्वेंट्री का हम वैल्यूएशन कर रहे थे। ठीक है, तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में हमने यही करा है कि हमको दोनों साल का निकालना है ना, तो 260 डिवाइड बाई 2 का 150% एडिशन तो होना चाहिए हमारा 325। ठीक है, तो ये ओपनिंग में 325 हो जाएगा जिस तरीके से इधर बोल के रखा है। ठीक है, क्योंकि 260 को डिवाइड बाई 2 करा प्लस 150% का एडिशन है। 260 को डिवाइड बाय 2 करोगे प्लस 260 डिवाइड बाय 2 इंटू 120%, क्या 156 आया। ठीक है, ये आया, और साथ ही साथ 130
प्लस 130, तो ऐसे करते हुए 286 आया। और ऐसे केस में इधर भी यही ऐसे ही करना पड़ेगा, तो ऐसा क्लोजिंग हमारा इन्वेंट्री का हो जाएगा। तो इन्वेंट्री वाला पोर्शन हो गया। याद रखना है कि बीच में इन्वेस्टमेंट वाला चीज़ भी आएगा, तो इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान रखना है कि हमको ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेना है, क्योंकि हमको ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, ये ट्रेड रिसेबल हो गया। अब ट्रेड पेबल की बातें हैं तो ट्रेड पेबल भी कर लेते हैं, पर इसके पहले जो है एसेट के रिस्पेक्ट में वो भी चीज़ें देख लेते हैं कि कैपिटल ट्रेड रिसेबल हमारा ठीक है हो गया है। कैश एट बैंक वो भी लेने का है, ले लिया हमने। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में देखें तो ट्रेड पेबल को हमको रिवाइज़ करने का है। ट्रेड पेबल 35 और 45 जो है उसको हमको रिवाइज़ करने का है, क्योंकि ट्रेड पेबल में 31/3/17 का बोल के रखा है कि 60,000 है, और 60,000 और बढ़ चुका है 6 रुपये से। कितने से बढ़ा है ये? 6 से बढ़ा है। ठीक है, तो 3,60,000 है। ठीक है, तो 3,60,000 है, तो 60,000 और हमारा 6 से बढ़ा है, मतलब 3,60,000 से और बढ़ चुका है। तो ये जो है ट्रेड पेबल ये 3,60,000 मतलब कि 45 का 48.6 हो गया। फिर आती है बात प्रोविज़न फॉर टैक्स से। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स ये हमारा जो है वो 11 और 13 है। सेम टू सेम 11 और 13 को भी इधर लिया गया है। इस तरीके से हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। हमने बाकायदा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इसका निकाला। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया क्योंकि 2 साल का देकर रखा था। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी हमारा था। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया है 253.64। अब सबसे पहली बात एनआरआर दे के रखा है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, और एनआरआर भी दे के रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम वैल्यूएशन करेंगे। किस तरीके से आप करेंगे, तो अगर हम बात करें तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको दे के रखा था, और हमको तो इनफैक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे के रखा है, हमको गुडविल निकालना है। तो कायदे से फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हम एनआरआर को हम डिवाइड करेंगे माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे, तो ऐसे भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही इन्होंने किया है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है डिवाइड बाय एनआरआर करा माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वैल्यू ऑफ गुडविल जो है हमने निकाल लिया। बट एक तरीका ये भी है कि इन्होंने सुपर प्रॉफिट से भी कैलकुलेट कर लिया। सुपर प्रॉफिट से कैसे, क्योंकि हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। हमने ये पढ़ा था कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर देकर रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देकर रखा है, तो नॉर्मल जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वो हमारा सुपर प्रॉफिट आ रहा है। अब सुपर प्रॉफिट आ रहा है तो डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट कर लो। अब एफएमपी तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट भी होता है, और एफएमपी ठीक है, तो एफएमपी डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट भी होता है, पर ऐसे केस में जो है उसमें हमको क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ता है। तो ऐसे ही एफएमपी में से कैपिटलाइजेशन रेट माइनस होता है तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। तो उस तरीके से जो है दोनों तरीके से कैलकुलेट हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा कैसे 253.64, तो ये तो दे के रखा है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या किया 15%, डिवाइड बाय 15% किया तो 1690 आया 0.93। उसमें से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो हमको पता है क्या आ रहा है 1634.80, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया। तो इस तरीके से जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आया। रही बात होती है सुपर प्रॉफिट मेथड की, तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है तो उसमें से जो हमारा 253.64 है उसमें से पहले तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा आया है 1। अब आती बात कि हमें कैलकुलेट करना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमको दे के रखा है। इस तरीके से हमने जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाला। ये हमारा गुडविल एग्जिस्ट करता है, हैंस डायरेक्टर का फियर जो है वैलिड नहीं है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ये पूछा हुआ था कि इफ़ योर आंसर वर पॉजिटिव शो द लेवरेज इफेक्ट ऑन द कंपनी रिजल्ट। ये लेवरेज इफेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो लेवरेज इफेक्ट का मतलब क्या, लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर गुडविल है तो उसका लेवरेज इफेक्ट क्या है। लेवरेज इफेक्ट मतलब कि लेवरेज इफेक्ट को हम इस तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल का मतलब ये है कि लेवरेज नहीं होने से गुडविल पे क्या इम्पैक्ट है। लेवरेज नहीं होने से, लेवरेज नहीं होने से, ठीक है, लेवरेज नहीं होने से गुडविल पे का क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो लेवरेज के आया और लेवरेज नहीं आया दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो देखा जाएगा। ठीक है, तो लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल का मतलब लेवरेज नहीं होने से गुडविल पे एडवर्स इम्पैक्ट। लेवरेज इफेक्ट का मतलब क्या होता है, लेवरेज नहीं होने से, ठीक है, लेवरेज नहीं होने से गुडविल पे एडवर्स इम्पैक्ट आया है। समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल में लेवरेज नहीं होने से, ठीक है, गुडविल पे एडवर्स इफेक्ट है, मतलब कि जब लेवरेज होता है तो लेवरेज होगा तो गुडविल का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, गुडविल ज़्यादा रहेगी, पर लेवरेज नहीं है तो गुडविल हो जाएगी कम। जैसे हम बात करें तो लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल में
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑन इक्विटी फंड, हमने इक्विटी फंड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला 253.64 निकाला बाकायदा। और गुडविल हमारा वैसे ही हमने कैलकुलेट किया। और फ्यूचर कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, लॉन्ग टर्म में भी ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो सुनो, फ्यूचर कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, फ्यूचर कैपिटल एम्प्लॉयड हमने इक्विटी के हिसाब से निकाला। अब हमको फ्यूचर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है लेवरेज को लेकर, ठीक है। एक तो इक्विटी के हिसाब से निकाला, अब हमें लेवरेज को लेकर निकालना है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जब हम जो है ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड का निकाल रहे हैं ऑन ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकाल रहे हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो जो हमने इंटरेस्ट का इफेक्ट दिया था वो इफेक्ट भी हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा इंटरेस्ट काटने के बाद। अब जो इंटरेस्ट है वो भी हमको ऐड बैक करना पड़ेगा। जैसे कि 18% टर्म लोन है, तो 18% टर्म लोन है, तो हम बात करें तो हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है 165 है, 165 पे 18% है हमारा 29.7, 29.7 है। तो उसको भी आफ्टर टैक्स इफेक्ट देना पड़ेगा, जो कि हमारा है आफ्टर टैक्स इफेक्ट देना पड़ेगा, जो कि हमारा है 60%, ठीक है। 40% है, तो इसको हमने 40% माइनस करके जो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो 17.82 आया। और प्लस जो हमारी एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है, वो जो हमारा एक्सपेक्टेड इंक्रीज़ है, क्योंकि ये तो हमने एडजस्टमेंट करा है और इंक्रीज़ हो रहा है ना हमारा 10% से, तो 10% इंक्रीज़ हो रहा है तो 17.82 पे इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। वो 10% इंक्रीज 17.82 पे होगा, तो हमारा जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 273.242 आया, ठीक है। 273.242 आया। हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड अभी हम जो कर रहे थे वो इक्विटी अप्रोच से चल रहा था, ठीक है। तो इक्विटी अप्रोच से चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उस समय, हमारा इक्विटी अप्रोच से चल रहा था। पर अब जो है इक्विटी अब हमको जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से चलना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी भी आ जाएगा, टर्म लोन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो हमने जो है इसमें अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में एवरेज ये भी ले लिया 180 + 165 डिवाइड बाई 2, हमने इसका भी एवरेज ले लिया। तो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच से भी आ गया। तो हमारे पास एफएमपी भी है, इक्विटी एफएमपी और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा इक्विटी अप्रोच से भी है, एफएमपी और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच से भी है। अब हमने इसको कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें अगर इक्विटी अप्रोच से चले तो हमारा, तो हमको पता है ना इक्विटी अप्रोच में हमारा इक्विटी 253.64 है, जो हमको पता था 253.64 जो हमने कैलकुलेट करके रखा था, डिवाइड बाय 15% जो है हमारा इक्विटी फंड पे इंडस्ट्री एवरेज रिटर्न तो 15% है, या हम बोल सकते हैं एनआरआर तो हमारा 15% है, ठीक है। तो हमने वो कैसे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, वो मल्टीप्लाई बाय 100 करके एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया। तो हमने क्या किया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है, जैसे कि इधर हमने करा था कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो है हमने गुडविल में से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हमने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस किया। इन्होंने इधर इक्विटी अप्रोच में क्या किया कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकाला। और लॉन्ग टर्म फंड में भी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करके वैल्यू ऑफ गुडविल निकाला, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 256.34 तो हमारा पहले भी था, और डिवाइड बाय 15% करा था, तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही थी, उसमें से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले माइनस किया था और बाद में ही हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर रहे हैं। मतलब दोनों माइनस करना चलेगा, क्लोजिंग माइनस करो या एवरेज माइनस करो, दोनों माइनस करना चलेगा, क्योंकि पीएम तो यही बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट किया। तो हमारा जब इक्विटी अप्रोच आ रहा है तो 123.03 है, और लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच आ रहा है तो 536.62 है। तो हम लेवरेज इफेक्ट देखेंगे, तो ऐसे लेवरेज इफेक्ट में देखें तो लेवरेज नहीं होने पर, लेवरेज इफेक्ट क्या हो रहा है, लेवरेज नहीं होने पर, क्योंकि लेवरेज था तो 536.62 है, लेवरेज नहीं होने पर गुडविल पे कितना इफेक्ट है, तो लेवरेज नहीं होने पर गुडविल का एडवर्स इफेक्ट है 536.62 माइनस 123.03 413.59 और 413.59 हमारा एडवर्स लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल है। इन अदर वर्ड लेवरेज रेशियो ऑफ, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स लेवरेज रेशियो ऑफ पॉपुलर इज लो। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि लेवरेज रेशियो जो है पॉपुलर लिमिटेड का लो है, फॉर विच इट्स गुडविल वैल्यू हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो इन अदर वर्ड्स लेवरेज रेशियो ऑफ पॉपुलर लिमिटेड, तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो लेवरेज रेशियो है पॉपुलर लिमिटेड का वो लो है, ऑफ विच फॉर विच गुडविल हैज़ बीन रिड्यूस्ड। तो लेवरेज लिमिटेड जो है पॉपुलर लिमिटेड को, लेवरेज रेशियो जो है पॉपुलर लिमिटेड का लो है, फॉर विच इट्स गुडविल वैल्यू हैज़ बीन रिड्यूस्ड व्हेन कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू इक्विटी फंड एज कम्पेयर टू वैल्यू अराइव्ड एट द रेफरेंस टू लॉन्ग टर्म फंड। तो इस तरीके से जो है हमारा हमने कैलकुलेशन करा।
और इस तरीके से जो है हमने डिराइव करा मीनिंग इसका। और ये जो हमारे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से और होते हैं। मैं आपको स्पेसिफिकली वापस बता देता हूँ कि हमने क्या किया। हमने सिर्फ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट किया, हमने सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया। बीच में थोड़े से डिस्ट्रप्शंस हुए क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, तो बीच में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट किया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते थे, हमने बकायदा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किया। फिर हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट करके फिर हमने गुडविल कैलकुलेट किया। तो एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और सुपर प्रॉफिट की बात आती है तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, उसमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने गुडविल भी कैलकुलेट कर लिया। अब लेवरेज इफेक्ट की बात करें कि लेवरेज इफेक्ट क्या होता है, तो हमने जो है एक तो हमारा एफएमपी इक्विटी के हिसाब से था, एक एफएमपी हमने लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से निकाला। फिर हमने ऐसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड भी दोनों का निकाला। जब लॉन्ग टर्म हम ट्रेडिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से निकाल रहे हैं तो हमको समझना पड़ेगा कि जो भी हम इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं उस इंटरेस्ट में वो जो फ्यूचर एडजस्टमेंट है, ये जो फ्यूचर एडजस्टमेंट है, फ्यूचर एडजस्टमेंट भी लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा क्योंकि हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, ठीक है। तो हमने ये सब करते हुए और आफ्टर टैक्स में भी जो करंट रेट है, 40% हमने वो लिया है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने इक्विटी के हिसाब से कैलकुलेट किया और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने लॉन्ग टर्म फंड के हिसाब से कैलकुलेट किया। और इस तरीके से हमने गुडविल को वो डिराइव किया। और इस गुडविल का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस को हम बोलते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ गुडविल। लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल का मतलब ये होता है कि लेवरेज नहीं होने से, मतलब कि डेप्ट नहीं होने से गुडविल पे कितना इफेक्ट है, ओके। तो आई होप सो कि कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग है। बेटर अगले वीडियोस में इसका बेटर तरीके से जो है बेटर तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करूँगा, तो जो है वो ईज़ हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में। थैंक यू।